नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 40वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप अन्य कहानियों तथा उपन्यास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन से मिल जाएगा, जहां जाकर आप चेक कर सकते हैं और वहां हमारे ब्लॉग में जाकर के अपने मनपसंद लेखकों के उपन्यास और कहानियाँ सुन सकते हैं। इसके अलावा आप अगर हमारे ICSE और CBSE की मैथ्स, फिज़िक्स, हिंदी, अकाउंट्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप ज्वाइन बटन जब क्लिक करेंगे तो उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको मिल जाएंगी। इसके साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज PDF नोट्स भी मिलेंगे मेंबरशिप लेने के बाद। अब तक हमने प्रथम प्रतिश्रुति में देखा कि सत्य बासा बदल लेती है और दूसरे बासे में आकर वह निताई को भी मजबूर कर देती है कि वो अपनी पत्नी को कलकत्ता ले आए, किंतु उसकी पत्नी कलकत्ता आते ही सत्य से ईर्ष्या करती है और उसके खिलाफ बोलती है। अब आगे। निताई पागल की तरह छटपट करता फिरा। भाभी जी के लिए यह सब संभव है? लुका छिपी अभिसार भ्रम समाज में जाना आना, भवतों से छिप छिपाकर मिलना जुलना। भाविनी का आरोप यदि सच है फिर तो भगवान झूठ है, धर्म झूठ है, दुनिया में जो भी वस्तु है वह सब झूठ है। ना साज तबीयत, फिर ना नहाना और ना खाना, और भी बेचैनी आ रही थी। भाविनी ने बाद में पांव पकड़कर माफ़ी मांगी, नारियल के 2 लड्डू और 1 लोटा पानी लाकर खाने के लिए बड़ी खुशामद बरामद की, लेकिन निताई के गले से नीचे न उतर सका। पीछे खा लूँगा कहकर उसे हटा दिया और तकिए में सिर घिसते हुए एक समय सो भी गया। यह घटना उस बेला की थी। यदि नींद निताई की बेला झुकने पर ही टूटी, और टूटी नव कुमार के पुकारने पर। नव कुमार ने घबराकर हड़बड़ाकर पूछा, निताई, तेरी भाभी यहाँ आई थी? निताई फड़फड़ाकर उठ बैठा। उपवास से माता वैसे ही झंझना उठा और उसका सवाल झट से समझ में नहीं आया, सो जवाब के बदले उसने सवाल ही किया, कौन कौन आई है? अरे बाबा, तेरी भाभी के सिवा और कौन? मैं और किसे खोजता फिरूंगा? जरा अंदर से तो पूछो बहू के पास आई है या नहीं। निताई ने अचंभे से आंखें फैलाकर सिर हिलाया। अजीब है, अरे बैठा बैठा हाथ क्या देख रहा है? तू तो सो रहा था। इस भी चाहिए है या नहीं? अरे घर पर ही होती तो मैं यहाँ दौड़कर क्यों हमला करने आता? जरा उठकर तो एक बार देख। लाचार निताई को उठना पड़ा और घर पर तीसरे किसी के ना होने की असुविधा का एकाएक स्पष्ट रूप से उपलब्ध हुई उसे। अंदर जाकर भाविनी से ही पूछना पड़ेगा, खुद ही मुंह खोलकर पूछना पड़ेगा, भाभी आई है तो जवाब मिलेगा। यह तो निताई को मालूम है, नितांत नव कुमार की जिद से जाना, वरना सत्यवती आई और निताई को भनक भी नहीं, सोया ही था, मर तो नहीं गया था। दोनों के मकानों में 2 ही 4 मकानों की दूरी है, आना जाना तो लगा ही रहता है। भाविनी के आने के बाद उसकी सुविधा असुविधा देखने के लिए सत्य रोज ही आती रही, लेकिन भाविनी से वैसा आग्रह नहीं पाकर उसने आना कम कर दिया। लेकिन वह आना ज़्यादातर निताई की गैर हाजिरी में ही होता। शायद ही कभी कभी, तो क्या वह खुशनसीबी आज ही। नव कुमार की अधीरता से निताई उठकर गया। अंदर जाकर इधर उधर ताका, आकर सिर हिला दिया। मान गंवाकर पूछना नहीं पड़ा। देखा सांझ के अंधेरे की परवाह ना करके भाविनी बैठकर वहीं कथरी सी रही है। शाम को सुई धागा नहीं छूना चाहिए, यह भी मानो भूल गई है वे। क्या होगा निताई? नव कुमार भग से प्राय रो पड़ा। निताई ने सूखे गले से कहा, अरे और कहीं गई होंगी। और कहाँ जाएगी अकेली, और कहाँ जाएगी? नव कुमार ने कातर होकर कहा, नसीब के फिर से इसी मौके पर तुड़ू और मुन्ना अपनी दादा दादी से मिलने के लिए गांव गया हुआ है। अकेले गए हैं दोनों? निताई चौंक। अरे नहीं नहीं, अपना अवनी है ना, जा रहा था, सोचा इन्हीं ते छुट्टी है, 2 दिन घूम आए। गांव घर का कुछ भी तो नहीं है यहाँ। इन्हें क्या पता था कि ऐसे ही वक्त यह मुसीबत आएगी। निताई ने और भी सूखे गले से कहा, तुमसे कुछ कहा सुनी तो नहीं हुई? मतलब गंगा वंगा की तरफ? नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझसे कहे बिना तो वह कहीं नहीं।
निताई के होठों पर आवेग से लगभग आ ही गया। सुबह जाती है, मैंने सुना है, लेकिन जब्त कर गया। धीरे से दूसरी बार बोला, वह जो लड़की थी यानी कि सुहास, वह नहीं है? अरे वह तो स्कूल से लौटकर जब से आई है, उसे ना देखकर खुद सोच में पड़ गई हूँ। क्या होगा निताई, क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है? इनकी खाक जानता है निताई। उसके खाली दिमाग में मानो हजारों बर्रे भनभना उठे। माथे का बोझा गर्दन ढोना नहीं चाहने लगी। धप से तकिए पर माथा रखकर टूटे गले से निताई बोल उठा, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन एक दूसरे ने तो सब समझ लिया। निताई एक बार जो अंदर का चक्कर लगाकर चुपचाप चलाया, भाविनी झट खतरी फेंकर उठाई वहां से। दरवाजे की फांक से आंख कान लगाकर उधर की बातें सुनने और उसका रहस्य समझने लगी। एक बुरी और घिनौनी औरत के लिए दो दो तगड़े मर्द ऐसे मक्खी से ही पड़े, यह भी तो बर्दाश्त के बाहर है। आंखों देखना भी मुश्किल। इस असहनीय मामले को और ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने झंझनाकर किवाड़ की सांकल हिला ही दी। उस झंझनाहट में गोया किसी रहस्य का संकेत था। बेटे की बहू जैसी भी हो, पर पोता तो बड़ी चीज है, वंशधर है, नाड़ी नाड़ी का नाता। दोनों लड़कों के आ जाने के बाद से एलोकेशी के पैर मानो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे। हाँ, बहू की निंदा का भी विराम नहीं है। जिस नीच की बेटी ने उन्हें इस परम वस्तु से वंचित कर रखा था, उसका कभी भला ना होगा। यह फतवा देकर वह पोतों के आदर जतन में तत्पर हो गई। इस बार लड़के अकेले आए थे। किसी किसी बार पूजा में आते हैं, बाप के साथ 3-4 दिन रहकर लौट जाते हैं। इन्हें अपने दखल में विशेष नहीं पाती है। नहीं, सत्य फिर नहीं है। एलोकेशी अब उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, यह उन्होंने जोर गले से जता दिया। बच्चों का जनेऊ नहीं हुआ, जनेऊ भी यही हुआ, वह भी नवकुमार अकेले आकर करा गया। दोनों लड़कों का माथा एक ही साथ मुड़वा दिया है। कंजूस नीलांबर के यहाँ धूमधाम की बला नहीं, नवकुमार ने भी नहीं सीखा। और सत्य, सत्य तो उसे कोई तमन्ना भी नहीं रही भी हो तो एलोकेशी की सोचकर उससे बाजी आई। धूमधाम करने का मतलब ही है उनसे सरोकार होना। उससे बल्कि कई दिनों के लिए नौकरानी को रात में यहीं रहने को कहने से रह लेगी वह, और रही भी। बड़े तो है साधन सरल, तुड़ू और मुन्ना के सिवाय अच्छे नाम से जिन्हें आज तक किसी ने पुकारा नहीं। बड़े तो खवैया हैं, फिर भी उनके लिए पोखरे में जाल डाला जा रहा है। टटका चूड़ा कुटवाया जा रहा है। पीठा, पायस, लड्डू, गोकुल पीठा, खोए की बर्फी। एलोकेशी को जितना जाना हुआ है कहने से भूल होगी थोड़ा। सौदा को जितना कुछ बनाना आता है एक एक करके चलने लगा। नीलांबर ने एक आध बार कहा जरूर, अरे पेट वेट तो ठीक है ना तुम लोगों का? देखना समय कल अच्छा नहीं है, ऐसा ना हो कलकत्ता जाने पर तुम्हारी माँ कहे दादी के आदर से पेट खराब कर लाया है। लेकिन एलोकेशी इस पर कान ही नहीं देती। पोतों की बीमारी और बहू की बकछक की उन्हें जरा भी परवाह है ऐसा नहीं लगता, बल्कि झनझना कर बोल उठी, अजी तुम तो चुप रहो। पेट खराब हो क्यों होने लगा? बलैया लूँ मैं क्या सड़ा गला खिलाती हूँ इन्हें? बीमारी हो भी तो समझना होगा, इनकी माँ की ही वजह से हुई है। शहर जाकर शहरी चाल सीख गई है। बच्चों को अधपेटा रख रख कर भूखी मार दी है। दिन भर में एक बार या 2 बार से ज़्यादा नहीं। अपने नींबू को मैं 3 बार भात देती थी। सवेरे बच्चे क्या खाते हैं तो गाजर जलेबी तिलकुट। अरे दुकान से मंगा कर रखती है। खरीदी चीज़ से कहीं बच्चों का पेट भरता है? क्यों, सवेरे माड़ भात देने से हाथ में पिल्लू पड़ता है? और स्कूल से लौटने पर क्या तो मिला? पराठा। भूख के समय आटा। देखकर बच्चों की आंखें फटकर आंसू नहीं निकल जाता? मेरे नींबू को स्कूल से लौटने पर मछली भात के बदले और कुछ मिलता तो फेंक कर रोने लगता था। सौदा को कभी कभी कह देने को जी आया, लेकिन नींबू के लड़के को भी तो रुलाई आती है। यह बात इन्होंने तुमसे कही है? एलोकेशी ने ऐसी बातें भी उड़ा दी। कहा, कहेंगे किस हिम्मत से? जैसी खूंखार माँ है उसके खिलाफ चूं भी कर सकता है। बड़े को भुला फुसला कर पेट में आगा एक आध बात खींचकर निकाल भी रही हूँ। छोटा तो पक्का काइयाँ है, जानता है कहीं बात खुल गई तो माँ यहाँ आने नहीं देगी। इसी से बात खुलने की क्या है? बहुआ क्या कोई चोर डकैती तो नहीं कर रही? अरे चोर डकैती ना सही, कितना कुछ तो कर रही है। जाने कहाँ किसकी छोरी को पाल रही है। अरे उसे खर्च करके स्कूल में पढ़ा भी रही है। बही किताब खरीद देती है। इसे तो जाने तो खुद भी रोज दोपहर को कहाँ कहाँ जाकर लड़कियों को पढ़ाती है। विद्यावती है। अरे मेरी, मैं पूछती हूँ, यह सब चोरी डकैती से कम है क्या? बाप के जन्म में भी सुना है कि भले घर की बहू गुरुगिरी कर रही है।
नीलांबर इस खबर से तुनक उठे थे। गाली से नव कुमार के बाप का श्राद्ध करके अपने संकल्प की उन्होंने घोषणा की। खुद जाकर खड़ाऊ से पीटते पीटते बेटा बहू को वापस ले आऊंगा। बाद में उन्होंने यह संकल्प भी छोड़ दिया। बोले ना, यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं, जात तो जा ही चुकी है। उस बहू के हाथ का भात तो अब हम खाएंगे नहीं, फिर जोर जबरदस्ती की जरूरत ही क्या है। बाहर है तो अच्छा ही है, यहाँ आने से पोल खुल जाएगी। जब घूंघट काट कर घर के कोने में बैठने वाली बहू नहीं है तो उसका आंखों की ओट में रहना ही अच्छा है। हाँ, इन लड़कों को वंश में ला सको तो वही कोशिश करो। अंत में बूढ़े बूढ़ी को देखने वाला तो कोई होना चाहिए। एलोकेशी ने मुस्कुराकर धीमे से कहा, उस कोशिश से तो बाज आ रही हूँ, समझ रहे हैं। माँ की तरफ से तोते हो, इसके लिए उसके गुण अवगुण सब उघार रही हूँ। लेकिन वह मायाविनी मंत्र जो जानती है। लड़के माँ की भक्ति से टलमला रहे हैं, मंत्र नहीं जानती तो मेरे पेट का लड़का वैसा वीराना बन जाता। साधन सरल को अंदर की इतनी बातें क्या मालूम। वे जी खोलकर छुट्टी के मजे कर रहे थे। कलकत्ता के बंधे बंधाए जीवन से बाहर आकर बचपन की लीला भूमि को पाकर बीच बीच में सचमुच ही माँ पर उन्हें गुस्सा आ रहा है। उसी के चलते कलकत्ता रहना पड़ रहा है। उठते बैठते ही यह निंदा सुन रहे हैं। लेकिन सौदा वाजिब बोलती है। हाँ, मामी के सामने नहीं, क्योंकि उसकी जंगी सूरत से वह बेहद डरती है। रात को भोजन के समय वह भतीजों को अकेले में पाती है। एलोकेशी सांझ को ही लेट जाती है। सौदा खाना परोसकर पास में बैठी गप करती है। कहती है, अरे दादी के कहे माँ को दूसरा तो है, मगर मैं कहती हूँ वह वहाँ से खींच कर ले गई थी, तभी तो इस उम्र में इतना पढ़ गया, अच्छी तरह से पास किया। यहाँ रहता तो यह सब होता। अपनी उम्र के यहाँ के लड़कों को देखा तो है, किसी ने अभी से पढ़ना छोड़कर मछली मारना शुरू कर दिया है, तंबाकू पीता है, कोई एक क्लास में 3-4 साल से घिसट रहा है। न सभ्यता न भव्यता। भामन और खेतीहर के लड़कों का फर्क समझने का उपाय नहीं। साधन ने दादी के ही वचन में झाड़ दिया। इतने इतने दिन, इतने इतने युग से लोग आखिर गांव घर में ही तो रहा किए हैं। वे क्या आदमी नहीं है? माँ के पिताजी भी तो गंवई गांव के हैं। अपने नाना जी की कह रहे हैं, उनकी छोड़, वे तो हजारों में से एक हैं। मगर वे तेरी दादी जैसे कूप मंडूक थोड़े ही है, वे नदी जैसे हैं। गांव में क्यों, उनके तो बहुत दिनों शहर में ही बीते। क्यों भाई, नाना के यहाँ आता जाता नहीं है? नहीं तो नहीं जाता है। मैं कहती हूँ अब तेरी माँ आजाद है शायद। कि सरल अचानक बोल उठा, अकेली अकेली माँ कैसे आजाद हो गई? अपने देश का तो कोई भी आजाद नहीं, पूरा का पूरा हिंदुस्तान ही तो गुलाम है। सौदा झट समझ नहीं सकी, बोली पूरा हिंदुस्तान क्या कहा? गुलाम है, गुलाम, गोरे साहब राजा नहीं है। सौदा ने हैरान होकर कहा, खूब कही। अरे राज्य उनका है तो वे राजा नहीं होंगे? वाह, उनका राज्य कैसे? वे क्या हमारे मुल्क के हैं? राजा की जात है वे। और फिर 7 समुंदर पार से आकर उन्होंने तुम्हारा भला कितना किया है? भला किया है अंगूठा, बल्कि बुरा ही किया है। माँ कहती है जो जहाँ के हैं वहीं वहाँ के मालिक होंगे, यही नियम है। जिन्होंने पराए देश में अपनी जड़ मजबूत कर ली उनका। सौदा अवाक, तेरी माँ यह सब बोलती है? फिर तो मामी झूठ नहीं कहती, दिमाग का फितूर। लेकिन यह सब बोलना नहीं चाहिए, साहब लोग तो तुम्हारे बाप के अन्नदाता हैं। अन्नदाता का ठीक ठीक मतलब नहीं समझ कर ही शायद सरल ने दूसरे रास्ते से जवाब दिया। माँ साहबों की निंदा नहीं करती, कहती है सब लड़कों को यही ध्यान लिए आदमी बनना चाहिए। दुनिया में सिर ऊंचा करके खड़ा होना पड़ेगा, पर जिनका देश ही गुलाम है वे सिर कैसे ऊंचा करेंगे? सौदा ने हताश का निश्वास छोड़ते हुए कहा, क्या पता बेटे, मैं इन बातों का मतलब नहीं समझती। तेरी माँ की सदा में खरी खरी बात है, अजीबोगरीब विचार है। इतने देशों के होते साहब और बंगाली के लिए सिर खपाना, कौन राजा कौन प्रजा, किस इसकी चिंता? जन्म तो गुलामी में ही बीता, आज़ादी किसे कहते हैं यही नहीं जाना। उसका मरम क्या समझूं? खाक, आदमी गुलाम होता है यही जानती हूँ। देश का गुलाम आज़ाद होना क्या? खैर भाड़ में जाने दो इन बातों को। तेरी माँ क्या तो गुरुगिरी करने जाती है? साधन और सरल दोनों भाइयों ने एक दूसरे का मुंह ताका। उसके बाद सरल ही अचानक बोल उठा, कह दो ना भैया, डर काहे का है? माँ ने ही तो कहा है, छिपाना, चोरी करना, झूठ बोलना बोलने से बढ़कर पाप नहीं। हाँ, बाबूजी से कहना मना है, कहीं वे माँ को मना न कर दे, लेकिन मास्टर साहब ने कहा है। सौदा ने आंखें छोटी करके कहा, मास्टर साहब कौन? वाह, मास्टर साहब को नहीं जानती? भवतोष बाबू, जो बाबूजी को। हाँ हाँ समझ गई, लेकिन वो तो ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं ना। साधन ने गर्दन टेढ़ी कर ली। भाभी उनसे बोलती है? साधन उससे भी ज्यादा नम्रता से फिर गर्दन टेढ़ी की। ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद भी वह तुम्हारे यहाँ आते? नहीं, हमारे यहाँ नहीं आते।
बाबू जी ने तो उनका मान नहीं रखा, ना घर में आने से मना कर दिया। माँ बोली, ठीक है, मैं ही उनके यहाँ जाऊंगी, कितने उपकारी हैं वे। सौदा ने गाल पर हाथ रख कर कहा, तुम लोगों की बातों से तो मैं हैरान हुई जा रही हूँ तुड़ू। जी में तो आता है चलकर देखा हूँ, तेरी माँ के और भी 2 हाथ पांव निकल आए हैं या नहीं। त्रिभुवन में जो किसी ने नहीं सुना वही सब कर रही है। मगर मैं यह भी कहूँ, कभी मास्टर ने उपकार किया है, इसलिए जात धर्म गंवाने के बाद भी उसके पास जाने की क्या जरूरत है। जो बात मन में लाना भी पाप है। अचानक वैसी एक संदेह ने सौदा को काट गया, इसलिए यह सवाल किया। लेकिन तब तक साधन ने अच्छा जवाब दिया, पाठशाला तो मास्टर साहब ने ही खोली है, बड़ी बुढ़िया औआ कौखा सीखने आती हैं। मास्टर साहब कहते हैं, तमाम दिन गाली गलौज बककर, ताश खेलकर, झगड़ा झंझट करके या सोकर बिताने से लिखना पढ़ना सीखना कितना अच्छा काम है। इसलिए दोपहर की पाठशाला सर्वमंगल खथान में खोल दी है। तुम जैसी बड़ी बूढ़ी भी पढ़ने आती हैं। सौदा ने निश्वास फेंकते हुए, अगर कभी मरूं तो फिर तुम्हारे कलकत्ता में जन्म लूंगी और तेरी माँ के स्कूल में पढ़ूंगी। अभी भी तो पढ़ सकती हैं। हाँ, पढ़ सकती हूँ, जब चिता पर सो जाऊंगी। लो, भात का पत्तल पर पड़ा ही रह गया, खा रहा हूँ। बाप रे, रात दिन इतना खाता हूँ कि अब पेट में नहीं समाता। तो फिर रहने दे, जबरदस्ती मत खा। सौदा के हठात स्थिर हो गए मुंह और जरा देर ताककर साधन ने धीरे से कहा, हुआ तुम हमारे साथ चलो ना। हैं? कलकत्ता जाऊंगी या बुढ़े बुढ़ी भूखे ना मरेंगे। आह, सब दिन के लिए थोड़ी, 2-1 दिन के लिए घूमने को। छोड़ो बेटे, तुमने कहा यही बहुत है। घूमने के लिए तो इस जन्म में तो कहीं नहीं जाती, जाऊंगी तो बस सदा के लिए यमराज के घर। हाँ, तू तो बड़ा हो गया ना, चुपचाप एक काम कर दे, किसी को कहना नहीं होगा, लेकिन जो कहेगा तो मेरा मरा मुंह देखेगा। काम तो बताती हूँ, तुम्हारे बाग बाजार में ही है, जब ही कह रही हूँ। वहाँ के एक पते की चिट्ठी दूंगी, पहुँचा देगा ठिकाने पर। साधन ने बड़े उत्साह से कहा, क्यों नहीं, कितना नंबर है कहो, लिखा है, बता दूंगी। मगर हाँ, कोई जान ना पाए। अरे कोई नहीं जानेगा, क्यों भला, यह फिर कभी बताऊंगी।